जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटा हैंडलिंग का टॉपिक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शुरू शुरू वाले चैप्टर हम साथ करेंगे। चाहिए जिसको मैंने नंबर सिस्टम का या जनरल मैथ्स कह लें, कंसेप्चुअल मैथ, अभी तक हमने वो चीज़ें की हैं। हर हर किताब की पहले चार चार पांच पांच चैप्टर हमने किए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर हर किताब के अंदर आ रहे हैं, देखें अब ये चौथी की मैथ है और डेटा हैंडलिंग आखिरी चैप्टर होता है। ये पांचवी की मैथ है और इसका डेटा हैंडलिंग। ये छठी की मैथ है, इसका डेटा मैनेजमेंट या हैंडलिंग। ये सातवीं की मैथ है। देखिए मैं सारी एक ही जगह मैंने इसलिए कर ली है कि ये आपके लिए आसानी रहेगी। एक ही जगह आप नोट्स भी बना लें इसके। डेटा हैंडलिंग या डेटा मैनेजमेंट का नाम दे दें उसको, सही है। तो ये बहुत आसान चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किताब में हर क्लास में एक एक चैप्टर है इसका। आखिरी आखिरी चैप्टर है, आप देखेंगे उसमें। तो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखें। इसके नोट्स आपने लाजमी बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इजी है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है इसमें, इंशाल्लाह आप बहुत आराम से समझ लेंगे। देखें सबसे पहले जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, अब ये पांच चैप्टर आपको एक साथ करा रहा हूँ, सही है, एक जगह करके आपकी आसानी के लिए। वरना मैं एक चैप्टर कराता फिर आगे फिर दूसरी चीज़ें शुरू कर देते, फिर तो उस तरह चीज़ें मिक्स होती हैं आपको। अब देखें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपने पास नोट कर लें। टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी कि पांचों किताबों में से मैंने ये सारा डेटा निकाला है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं इसमें, बहुत आसान है। ग्राफ्स कितनी किस्म के होते हैं? एक को हम कहते हैं बार ग्राफ, एक को पाई ग्राफ या पाई चार्ट का नाम दिया जाता है, और एक होता है लाइन ग्राफ, सही है। तीन तरह के हैं, मैं तीनों की आपको शिनाख्त बताता हूँ। ये जो बार ग्राफ होता है ना, ये देखें हमने बार मैग्नेट पढ़ा था। कोई भी चीज सीधी हो, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल हो, देखें इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये बार ग्राफ है, ये देखें, ये वाला जो है वो बार ग्राफ है ये। तो इसमें देखें, ये वाला हॉरिजॉन्ट, ये एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। वर्टिकल मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जो चीज होती है। ये देखें, ये वर्टिकल बार ग्राफ है। ये आपने क्रिकेट में देखा होगा, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, बल्कि सब नहीं देखा होगा। ये ये ओवर में कितने रन्स बने हैं उस हिसाब से बता रहा होता है। जिस ओवर में कम रन्स बने होते हैं, देखें यहाँ पे ओवर लिखे होते हैं इस तरफ एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे रन्स लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे 12 रन्स बने हैं तो ये जो ग्राफ है 12 तक जाएगा ऊपर। इसकी लेंथ बताती है कि कितने ज्यादा रन्स बने हैं या कितने कम बने हैं। वेट इसकी बराबर रहेगी, सही है। ये देखें, थोड़े से गैप के बाद फिर आगे आप देखते होंगे उसमें आखिरी आखिरी ओवरों में ये ग्राफ बहुत ऊपर गया होता है, क्योंकि रन्स आखिर में ज्यादा बन रहे होते हैं या पावर प्ले में। तो जितने कम रन्स बनेंगे उतने ही ग्राफ ये नीचे होते हैं। तो इसका मकसद, ग्राफ का जो बुनियादी मकसद होता है वो चाहे बार ग्राफ है, सही है, ये बार ग्राफ आप समझ गए। आप इसको, इसमें दो चीज तरह की ग्राफ होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल जो सीधे होते हैं, सही है, हॉरिजॉन्टल भी आगे आएगा। दोनों एक, दोनों का मकसद एक ही है। जो ग्राफ्स होते हैं उनका बुनियादी मकसद जो होता है ना, चैप्टर का नाम भी है डेटा हैंडलिंग। यानी कि देखें अब 50 ओवर का डेटा है, मिसाल के तौर पे 50 ओवरों में हर ओवर में कितने रन्स बने हैं, वो अगर आप पेज पे लिखेंगे, थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके 10-12 पेज उसमें लग जाएंगे आराम से। लेकिन उसको इस ग्राफ पे कर लें तो ये देखें, ग्राफ आधा पेज भी नहीं लेता। ये पूरा आगे तक एक ही ग्राफ में पूरा डेटा बता देते हैं, तब ये इसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग या मैनेजमेंट। तो बहरहाल ये देखें बहुत आसान है इसको बनाने का तरीका। इसमें सिर्फ मैंने आपको अवर वाली और आंस वाली मिसाल दी है। इसमें ये भी हो सकता है कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं। ये नर्सरी क्लास है, ये प्रेप है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। जिस क्लास में जितने बच्चे होंगे, इधर बच्चों की तादाद दिखी होगी, वो उतना ही ज्यादा ग्राफ बनेगा। आपको देख के पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा बच्चे इस क्लास में हैं जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है, सही है। अब ये देखें, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल ग्राफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल में इस तरह बना दिए, सीधा सीधा बना दिए। क्लास 1 के बच्चे इतने हैं, 14 बच्चे हैं। बच्चों की तादाद इधर आ जाती है, फिर एक्स एक्सेस पे आ जाती है, और ग्राफ वाई एक्सेस पे बन जाता है। फिर बस इतना सा फर्क है। क्लास 2 में इतने बच्चे हैं, 10 हैं। क्लास 3 में 12 बच्चे हैं। देखें देख के पता लग रहा है। अच्छा, ये देखें, ये पहला ग्राफ हो गया, ये आगे आता रहेगा। मैंने आपको इधर ही समझा दिया है बार ग्राफ क्या होता है, सही है। दो तरह के होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और ये पाई पाई ग्राफ भी कहते हैं इसको, पाई चार्ट भी कहते हैं, सही है, एक ही चीज है। इसको, इसका एक और नाम भी है, उस नाम से आपको इस ग्राफ का मकसद भी समझ आ जाएगा। इसका एक और नाम जो है उसको कहते हैं सर्कुलर या सर्कल ग्राफ, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में होता है, गोल। अब देखें पाई ग्राफ का मतलब क्या होता है। पाई ग्राफ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये बार ग्राफ ही है, इसमें बहुत सी चीजें आप मर्जी की एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान आसान है। अच्छा चलिए, मैं पाई से पहले आपको लाइन ग्राफ बता देता हूँ। लाइन ग्राफ क्योंकि बार ग्राफ के अंदर से ही निकले, आपने ये चीजें भी क्रिकेट में देखी होंगी। ये देखें, ये लाइन नीचे ऊपर आ जा रही होती है। इसमें और बार ग्राफ में सिर्फ ये फर्क है, देखें बार ग्राफ में हमने ये किया था कि पूरा एक ऊपर इस तरह सा बना दिया था, डबल टाइप सही है, जिसको बार कहते हैं। ये ऊपर तक जा रहा होता था, यानी 6 रन्स बने हैं तो यहाँ तक देखें, ये नीचे उसकी जगह इसने लाइन लगा दी है। बार ग्राफ के अंदर से ही लाइन ग्राफ बना रहे हैं। पहले ओवर में 6 रन्स बने तो यहाँ से बार ग्राफ नहीं बनाना अब, क्योंकि लाइन ग्राफ है तो यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ता लगा दें। अगले ओवर में 8 रन्स बने हैं तो इधर नुक्ता लगा दें, फिर 10 बने हैं इधर, फिर 12। देखें, अगर रन्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये ग्राफ इस तरह ऊपर ऊपर जा रहा होता है इस तरह। अगर चीज कम हो रही हो फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर। फिर इसमें दोनों टीमों का कंपैरिजन भी किया गया होता है कि किस टीम ने किस ओवर में कितने रन्स बनाए थे। तो ये देखें, ऊपर ऊपर जा रहा है। क्रिकेट में भी ज्यादातर इसी तरह होता है, आखिरी ओवर में ऊपर ऊपर जा रहा होता है, रन्स ज्यादा बन रहे होते हैं। तो इससे आप क्रिकेट के अलावा भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास या कुछ भी मालूम कर सकते हैं। बस इतना सा फर्क है बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में। बार ग्राफ के बार इसको देखें, बार ग्राफ था ना, इससे लाइन ग्राफ बहुत आराम से बन रही है। ये जहां तक जा रहे हैं इसको नीचे से खत्म कर दें, इधर नुक्ता लगा दें, इधर नुक्ता लगा दें, इधर नुक्ता लगा दें, इधर नुक्ता लगा दें, और बस इसको इस तरह जोड़ दें फिर आखिर में नुक्तों को। तो ये लाइन बन जाएगी, इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। सही है, बहुत आसान है। लाइन ग्राफ की होगी, बार ग्राफ की होगी। अब आखिरी पाई ग्राफ रह गया। पाई ग्राफ को मैंने आपको कहा है सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। सर्कल ग्राफ क्यों कहते हैं, ये देखें आप, ये सर्कल बना होता है। इसमें जिस तरह हम बार ग्राफ में लेंथ के जरिए बताते थे चीज कितनी ज्यादा है कितनी कम है, इसमें एरिया के जरिए बताते हैं। देखें, अब किस क्लास में, अब ये क्या बता रहे हैं, हाँ गाड़ियों का बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कोई शोरूम कह लें या किसी सिटी में कितनी गाड़ियां हैं। देखें कारें कितनी हैं, कारें कह रहे हैं 68 हैं, तो कारें देखें सबसे बड़ा पोर्शन कार को दिया हुआ है 68। 6 क्या हैं, 6 ट्रक हैं, थोड़ा सा पोर्शन। अब ये पोर्शन बनता कैसे है, आपने ये समझना है। ये जो पूरा सर्कल है ना, ये होता है 360 डिग्री का। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे इसको। किसी चीज को, यानी ये पूरी प्लेट है, उसमें किसको कितना हिस्सा देना है, सही है। तो वो हिस्सा जो है ना, वो एंगल, क्योंकि एंगल के जरिए हो सकता है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। अगर देखें, ये तो दो ही चीजें होती हैं रिप्रेजेंट करनी होती हैं। ये चार चीजें होती तो हम इसमें से इसको चारों बराबर बराबर होती तो इस तरह एक लाइन खींचते, एक इस तरह खींचते, चार खाने बन जाते, सबको बराबर बराबर दे देते 25%। अब इसमें मसला ये है कि इसमें चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, कोई कोई ज्यादा होती हैं, कोई कम होती हैं, सही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो, उसका फॉर्मूला है एंगल के जरिए। देखें मैं आपको बताता हूँ, इसमें फार्मूला लगाना पड़ता है, और ये फार्मूला ये होता है कि मिसाल तौर पे 68 कार्स है ना, 68 को ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ गाड़ियां कितनी हैं उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। किससे, 360 से। तो जो एंगल निकलेगा, एंगल ड्रा करते हैं, ये तो शायद पेपर में ड्रा करने का नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसके लिए चाहिए होता है, प्रोटेक्टर चाहिए होता है, उससे एंगल बनता है। लेकिन इससे आपको कम से कम ये देख के पता लगना चाहिए कि ये जो कारें सबसे ज्यादा थी, तो देखें सबसे ज्यादा ऐसा कारों का है इसमें। ये जो ब्लू कलर है इसको कलर भी कर देते हैं। मोटरसाइकिल कारों के बाद 44 थे, तो देखें उस जितना नहीं है, लेकिन ज्यादा है काफी। फिर देखें सबसे कम बसें हैं इसमें, तो बसें देखें थोड़ा सा ऐसा बसों को मिला है। तो ये ऐसा जो मिलता है, ये एंगल, जितना एंगल उस चीज का बन रहा हो। अब 5 के ऊपर रखें, टोटल जितना निकल रहा है उसको नीचे रखें, और मल्टीप्लाई कर दें 360 से। चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला कहीं पे लिखा होगा, बहुत आसान फार्मूला है। जिस चीज को नापना है उसको ऊपर रखें, टोटल क्या है उसका, टोटल ऐसा कितने हैं उसको नीचे रखें, और उसको मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 360 से करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्कल का एंगल होता है 360। तो ये देखें, हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ चीजें देखें बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की होती हैं, कंपैरिजन कर रहे हो तो बार ग्राफ पे होते हैं। अगर बहुत सी चीजें हैं उन सबको एक जगह लिख रहे हो, देखें दो चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, उसको तो हम बार ग्राफ पे करेंगे। अगर चीजें बहुत ज्यादा हैं, 10 12 चीजें हैं, तो उसके लिए पाई ग्राफ होते हैं फिर, सही है। बस इतना सा फर्क है। देखें पाई ग्राफ पे ज्यादा चीजें होती हैं। अब देखें फ्रूट्स, मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, सारा एक ही पे लिख रहे हैं, तो इसके लिए पाई ग्राफ होते हैं फिर। फार्मूला आप अपने पास नोट कर लें, एंगल कैसे निकालते हैं।
देखें, अगर चार चीजें हैं, सही है, एक एक है, एक दो है, एक तीन है, एक चार है। अब इनको कह के आप पाई ग्राफ पे लिखें, इनका ऐसा बनाएं। तो अगर एक का हिस्सा कितना बनेगा, एक तकसीमे टोटल कितनी है, टोटल हिस्से कितने हैं, 10 है ना, 4 7 9, एक तकसीमे 10 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से, मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको तकसीम करेंगे 0.1 बनेगा। आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 36। 36 एंगल निकल आएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का इसको इसको जगह देनी है 36 डिग्री की। वो प्रोटेक्टर से बनता है, वो मजीद बनाने का आपको नहीं कहेगा, बस ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि ये जो एक है, टोटल 10 चीजें हैं, उनमें से एक का हिस्सा कितने हैं पाई ग्राफ पे। एक तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय 360। बाकी ये सवाल आपने खुद देखने की कोशिश करनी है, बल्कि लाजमी करने हैं। उससे आपको समझ आ जाएगी मजीद इंशाल्लाह। तीनों ग्राफ का फर्क भी मैंने बता दिया, तीनों की शक्ल भी बता दी, सही है। बार ग्राफ में एक और चीज है, बार ग्राफ के अंदर, अच्छा ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर। बार ग्राफ के अंदर एक और चीज है, वो मेरे ख्याल से फिफ्थ में आएगी, फोर्थ में नहीं है, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। वो होती है मल्टीपल बार ग्राफ। देखें, अभी तक हमने वो अवर वाली मिसाल समझी है या बच्चों वाली समझी है, तो उसमें ये जो नीचे एक्स एक्सेस होता है उसके ऊपर एक ही लाइन जा रही होती है, सही है, एक ही लाइन जा रही होती है। जबकि मल्टीपल ग्राफ में अगर दो चीजें हों, देखें ज्यादा चीजें हों वो तो पाई ग्राफ पे करेंगे आप लाजमी, वो तो बार पे हो ही नहीं सकती। अगर दो चीजें हों, मिसाल तौर पे एक ही क्लास में कह रहा हो कि बच्चों की तादाद कितनी है और बच्चियों की कितनी है, दोनों को बार ग्राफ पे करें, तो उसके लिए मल्टीपल बार ग्राफ इस्तेमाल होते हैं। उसमें देखें, ये सिंगुलर बार ग्राफ है, इसमें देखें एक एक लाइन ऊपर जा रही है, एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग है। अब मल्टीपल क्या है, मल्टीपल आपने समझना है। ये देखें फिफ्थ है, बस फिफ्थ भी, फिफ्थ में दोबारा यही चीजें समझा रहा था। देखें तभी मैंने आपका टाइम बचाने के लिए एक ही जगह उसको कर दिया कि बार बार आप वही फिफ्थ में आए, फिर वही चीजें रिपीट करें, फिर फोर्थ में आए। देखें कोई चीज उसमें अलग नहीं है। अब देखें पूरा फिफ्थ में भी यही चीज है, फिफ्थ में भी अभी तक मल्टीपल ग्राफ नहीं आया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। फिफ्थ में भी वही है, या वर्टिकल सिंगल बार ग्राफ है, या ये देखें वही चीज है, सिर्फ चीजें बदल जाती हैं। कभी कहेगा कि बच्चों की तादाद लिख को करें, कभी कहेगा कि ये देखें जानवरों की तादाद है, इसको उसने ओरिजेंटल बार ग्राफ पे लिख दिया है। बिल्लियां इतनी हैं, बकरियां इतनी हैं, गायें इतनी हैं, सही है। तो बहरहाल ये आपने खुद करने हैं, बहुत आसान है। कोई चीज़ समझ ना आई आपने मुझसे पूछनी है, हम इन पे सेशन भी करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारी मैथ कंप्लीट हो जाए। अब देखें, अब फिर 11वें चैप्टर में फिर उसने इधर से शुरू किए बार ग्राफ, लेकिन अब वो चीज़ लो ले आया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है। अब देखें मल्टीपल, आपको देख के इंशाल्लाह आराम से ये देखें, पीछे जो हम बार ग्राफ पढ़ते आ रहे थे उसमें एक ही चीज, या बच्चों की तादाद ओवरऑल पूछ रहा था, छवीं में कितने बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां मिला के 20 हैं, तो यहां तक ग्राफ चला जाता था, एक ही होता था ऊपर। अब इसमें बच्चे और बच्चियां अलग अलग पूछ रहे हैं। ये जो इस कलर से इसने बच्चियों की तादाद लिखी हुई है और इससे बच्चों की, तो एक ही छठी क्लास है तो छठी क्लास के ऊपर दो तरह के आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे। इस तभी कहते हैं मल्टीपल ग्राफ। ये बच्चों की तादाद है, बच्चे यानी कि 10 से 15 के दरमियान है, और बच्चियां 15 से भी जरा से ज्यादा हैं, देखें ऊपर तक चला गया है। तो इसलिए इस्तेमाल होता है मल्टीपल बार ग्राफ। बस इसमें थोड़ा सा ये चेंज था, देखें अब दो दो चीजें आ गई ना, या तीन 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 भी बेशक हो, ब्लैक वाइट सिल्वर, तीन चीजों को देखें। अब मई, मई में कह रहे कि अब मई जून है या ब्लैक वाइट सिल्वर है, ब्लैक वाइट सिल्वर कैदर बनाया हुआ होगा उसने। तो एक ही ग्राफ के एक ही जगह पे दो दो या तीन तीन चीजें ज्यादा से ज्यादा बनाना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हफ्ते के दिन इसने बनाए हुए हैं कि इस दिन को जो है वो, ये मैंगो फ्लेवर है, ये कोकोनट है, ये वेनिला है, चाहिए। बहुत आसान चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें ये इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया सिर्फ, और कोई फर्क नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल बनाएगा तो नंबर को इधर लिख लेगा, सही है, और जब वर्टिकल होगा तो नंबर इधर लिखे हुए होंगे, बार ग्राफ इधर ऊपर तक जा रहा होगा और हॉरिजॉन्टल में इधर आ रहा होगा, बस इतना सा फर्क है सिर्फ। आप एक सवाल भी इसको देख लेना आप, देखें ये अब यही चीजें पूछ रहे हैं,
यहाँ पे मल्टीपल बार ग्राफ बनेगा दो वाला, यहाँ पे भी दो वाला, यहाँ तीन वाला बन जाएगा। तो ये तीन ग्राफ देखें, अभी तक चौथी पांचवी छठी में ये तीन ग्राफ ही समझा रहा है बार बार। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बार ग्राफ ले आया है। अब पाई ग्राफ आ गया देखें। पाई ग्राफ ये देख, ये मैं आपको फार्मूला समझा रहा था, लेकिन फोर्थ में था नहीं, फोर्थ में बिल्कुल आसान चीजें थी, अब फार्मूला आ गया है, लेकिन फार्मूला मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। एंगल कैसे निकालते हैं? जितनी चीज का ऐसा निकालना है उसको ऊपर रखें, टोटल कितना ऐसा है उसको नीचे रखें, और ये एंगल बना दें 360 का। सही है। अब इसकी मैं आपको बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ। आगे बड़ी ईद पे कुर्बानी करते हैं लोग। देखें कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं, 7 हिस्से होते हैं। बाज औकात किसी ने एक डाला होता है, किसी ने दो डाले होते हैं। सही है। किसी ने जो है, दो बंदों ने एक डाला हुआ है मिसाल के तौर पे, एक बंदे ने तीसरा तीन डाले हुए हैं, 7 ऐसे होते हैं ना। अब आपको कोई बंदा कहे कि ये जो 7 ऐसे डाले हैं चार बंदों ने मिलके, इसको जरा पाई ग्राफ पे लिखें। पाई ग्राफ पे बताएं कि किसका ऐसा कितना बन रहा है पाई ग्राफ के ऊपर। ये तो देखें, हमें पता है तीन वाले का ज्यादा बनेगा, उसको ज्यादा जगह मिलेगी, उसको गोश्त भी ज्यादा मिलेगा। इससे भी समझ लें, उसकी जो प्लेट बनेगी वो ज्यादा बनेगी। सही है। अब देखें ऐसा कैसे निकालेंगे। एक वाले का फॉर्मूला ये है कि एक तकसीम में टोटल हिस्से कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 360 के एंगल। क्योंकि हम पाई ग्राफ बना रहे हैं ना, पाई ग्राफ पे ऐसा देने हैं इसको, तो इस जितना आंसर निकलाएगा उतने का एंगल बन जाएगा इसका। अगर हम इसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हो कि एक वाले ने कितने फीसद हिस्सा डाला है, उसके लिए फिर ये फार्मूला होगा, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, उसकी परसेंटेज भी निकल आएगी, इस फलाम बने ने इतने परसेंट हिस्सा डाला है। और फिर पैसे कितने बनते हैं, पैसे भी आप खुद निकाल के देखें। अगर 2.5 लाख की कुर्बानी है, तो जिसने एक हिस्सा डाला है उसके कितने पैसे बनते हैं, एक तकसीम 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5 लाख। तो उसके पैसे निकल आएंगे, फलां बंदे को इतने पैसे। जिसका हिस्सा डबल होगा उसके पैसे भी डबल हो जाएंगे, जिसका 300 होगा उसको तीन ऐसे, लेकिन एक ऐसे में पहले कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 2.5 लाख की कुर्बानी है, आप कहें जी जिसका तीन ऐसे मैं डायरेक्ट उसको बता दूं उसके कितने पैसे। देखें यूनिटरी मेथड हमने तभी कहा था, पहले एक ऐसे की कीमत निकालेंगे 7 पे तकसीम करके, फिर जिसने तीन ऐसे डाले हुए हैं उसको तीन से ज़रब देंगे, उतनी रकम उसकी बन जाएगी। देखें ये कह रहा है कि 360 से इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सर्कल होता है ये 360 का होता है। सही है। इसके अंदर 360 एंगल बन सकते हैं, 360 डिग्रीज बन सकती हैं। सही है। अब देखें ये निकाल भी रहा है, 360 से मल्टीप्लाई करने हैं, नीचे टोटल है, ऊपर जिसका जितना बन रहा है। सही है। अब देखें ये एंगल बनता कैसे है, ऐसे बनता है। जिसका 83 एंगल बन रहा था, इधर रखते हैं प्रोटेक्टर, वो आपसे नहीं पूछेगा, खैर उसको छोड़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। इधर प्रोटेक्टर रखते हैं, और 83 का एंगल जहाँ पे बन रहा है इधर लाइन लगा देते हैं। ये 83, 100 का एंगल, 90 का एंगल बिल्कुल सीधा बनता है। वो आगे हम ज्योमेट्री में एंगल पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सही है। तो देखें इसमें ये चीजें हैं। अब इसमें एक अलग चीज जो आ गई है, डेटा। ये आपने समझना है। डेटा किसको कहते हैं? हम डेटा ही अभी तक पढ़ रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट, यानी कि जो मालूमात आप इकट्ठी करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। सही है। तो डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा बता रहा है। यानी कि आपने डेटा कलेक्ट करना हो कि जी फलां फलां गांव है, उसमें उस गांव में जो है वो कितने बुजुर्ग रहते हैं, कितने जवान रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितनी औरतें रहती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन का। सही है। अब टाइप्स ऑफ डेटा कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास नोट कर लें। डेटा की चार टाइप्स हैं। सही है। डेटा की चार टाइप्स हैं, एक को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस, एक को कहते हैं अनग्रुप्ड, और एक को कहते हैं ग्रुप्ड। सही है। अब इनका मैं फर्क बताता हूँ आपको। ये चारों आपने नोट करने हैं। कुछ चीजें नाम से जाहिर हो रही हैं। देखें ग्रुप का मतलब है जो डेटा, जिस डेटा की बाकायदा ग्रुपिंग की हुई हो, एक जगह पे रख के उसको उसके ग्रुप बनाए हुए हैं। अनग्रुप का मतलब है मुंतशिर डेटा, जिसकी ग्रुपिंग ना की हुई हो, बस वैसे ही वो नोट किया हुआ। सही है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो डेटा चेंज हो रहा हो, यानी जारी। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, कोई चीज जारी है। और डिस्क्रीट का क्या मतलब है, अब आपने समझना है। देखें सादा जुबान में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का फर्क समझना है, और अनग्रुप्ड और ग्रुप का फर्क समझना है। ये दो एक जगह है, इनका जोड़ा, और इनका एक जगह है। सही है।
टोटल टाइप और डेटा भी पूछ सकते हैं, किसी एक का पूछ सकते हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन डिस्क्रीट डेटा क्या है? डिस्क्रीट डेटा की सिंपल निशानी बता रहे हैं कि वो हम एक तो उसको आराम से गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिस तरह काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो चीजें हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं काउंटेबल, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। एक तो ये इसका फर्क है, सही है। दूसरा फर्क ये है कि हम इस डेटा को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, पॉइंट नहीं आना चाहिए उसमें। तभी तो पॉइंट के लिए हमने डेसिमल नंबर निकाला था, और फिर ऊपर नीचे के लिए फ्रैक्शन निकाली थी। तो होल नंबर सीधा सीधा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो सीधा सीधा होता है, काउंट भी हो सकते हैं, और उसको होल नंबर में सीधा उठा के लिख लेते हैं हम कि 1 2 3 4 5 6 जो भी है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6। आपसे कोई पूछे कि 6वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जाहिर बात है आप कहेंगे 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं। ये तो नहीं कहेंगे 12.2 हैं या 12.3 है, सही है। इस्लामाबाद की आबादी कितनी है? इसमें भी आप बेशक करोड़ों में आबादी हो, किसी मुल्क की पूछ ले करोड़ों में, तो फिर भी आप उसको एग्जैक्ट चेक बताएंगे 1 करोड़ फलां लाख फलां हजार, फिर भी उसमें पॉइंट उसमें भी नहीं आएगा। ये ना होगा किसी को आधा गिना हुआ हो तो आप कहेंगे जी 5.5 आबादी है। इस तरह भी नहीं हो सकता। क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं? 11 हैं। कितने एनिमल्स हैं? कितने पंखे हैं? ये होता है डिस्क्रीट डेटा, जिसको हम गिन भी सकें और होल नंबर में रिप्रेजेंट भी कर सकें। अब कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस को पहली चीज ये है कि वो होल नंबर में नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, इशारिये में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, ऊपर नीचे होके आएगा। अब इसकी एग्जांपल समझनी है। इसकी एग्जांपल बहुत आसान है। क्या क्या हो सकती हैं? 6वीं क्लास के बच्चों को देखें, पीछे पूछा था 6वीं क्लास के बच्चों की तादाद, वो तो आप बता सकते हैं 12 है 13 है, लेकिन पूछ लिया कि 6वीं क्लास के बच्चों का वजन क्या है। तो वजन तो जाहिर बात है, अब लाजमी नहीं है कि सबका एक जैसा वजन हो। किसी का 50 किलो होगा, किसी का 55 होगा, किसी का 60 होगा। फिर उसकी एवरेज निकालेंगे, बल्कि 55 किलो भी पूरा नहीं होता। बाज का 55 किलो 200 ग्राम, 55 किलो 300 ग्राम, 55 किलो 400 ग्राम, सही है। आप सब्जी भी तोलते हैं दुकान पे, या वो दुकान वाला सब्जी तोलता है, फ्रूट फल तोलता है, तो उसका वजन भी कभी पूरा 1 किलो या 2 किलो नहीं आया, वो लगा रहता है उसको बराबर करने में, फिर भी 1 2 4 ग्राम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वेट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, लीटर मिलीलीटर हो गया। हाइट, किसी बंदे की हाइट हो तो लाजमी नहीं है वो पूरी पूरी 6 फुट हो, लाजमी वो इंचेस में ना, तो सेंटीमीटर में लाजमी आगे पीछे होती है, बदलती है, इसीलिए हाइट ज्यादातर सेंटीमीटर में नापते हैं कि पूरी पूरी हो जाए। टेम्परेचर, अब पूछे कि मंसेरा का या पेशावर का या फलां सिटी का टेम्परेचर क्या है, तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पूरा पूरा कोई बता दे, हाँ उसको राउंड ऑफ करके बताते हैं, लेकिन टेम्परेचर देखें कितना बड़ा स्केल होता है, 0 से लेके 100 तक, या फ़ारेनहाइट और केल्विन उससे भी बड़े होते हैं। तो टेम्परेचर भी हमेशा नंबरों में चला जाता है, 37.1 है, 37.2 है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस। आप आपको मैंने मिसालों से भी समझा दिया है। अनग्रुप कौन सा होता है? देखें अनग्रुप, जिसकी ग्रुपिंग ना हुई हुई हो, डेटा मिल गया, ये अनग्रुप डेटा है, देखें सारे को उठा के बस ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें ग्रुपिंग नहीं है कि जी शुरू कहाँ से हुए, खत्म कहाँ पे हुए, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, सही है। ग्रुप वाला इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वाले में आगे क्योंकि चीजें और भी आ रही हैं, इसको समझना है। ग्रुप डेटा वो है, देखें जिसमें हम डेटा इकट्ठा करने के बाद उसको उसकी ग्रुपिंग कर लें जी। इस दिन में इतना टेम्परेचर था, इस दिन में इतना था। मैंने आपको गांव की मिसाल दी, उसको ग्रुपिंग कर लें जी, गांव में इतने बुजुर्ग हैं। अब देखें ये होता है ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग कर ली है उसने कि पूरे 2 हफ्ते का टेम्परेचर नापे है, सही है। अपने आप शेयर का आखिरी 2 हफ्ते का गूगल भी कर सकते हैं टेम्परेचर कितना था। आपने देखा होगा किसी दिन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, किसी दिन 16 होते हैं, किसी दिन 17 होते हैं, किसी दिन 18 होते हैं। तो इसने ये कर दिया कि जी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितने दिनों में था, सही है। तो 2 दिनों में था, उन दिनों में ठंड भी ज्यादा हुई होगी, तो आगे इसको कहते हैं टेली करना। ये टेली मार्क्स है, सही है। 2 था तो आगे 2 लिखते हैं इधर। ये पूरा ग्रुप पूरा टेबल बना दिया ना, इधर टेम्परेचर लिख रहे हैं, इधर कितने दिन में था, 2 दिन में था, इधर आगे 2 वो लगा दिए। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरे ये 5 को ऐसे लिखे हैं, उसने क्रॉस नहीं किए होगा, सही है। ये पूरे गट्ठा जैसे बना देते हैं बांध के ऊपर उससे। तो ये 5 को ऐसे पूरा एक उसने एक जगह गिनने में आसानी होगी ना, के सही है। जिस तरह नोटों की गड्डियां बना देते हैं, 100 नोट एक जगह करना हो, 99 करके ऊपर सोने के साथ उसको ऊपर से बांध देते हैं या ऊपर रख देते हैं, पूरा एक वो बन जाता है, पता लग जाता है कि ये 100 की
गड्डी बन गई है, आगे ईद पे लोग गड्डियां बनाते हैं, सही है। तो ये देखें, ग्रुप और डेटा में और अनग्रुप में ये है कि ग्रुपिंग में मजीद मेहनत की जाती है उस डेटा पे, उसको मजीद उसके ग्रुप बनाए जाते हैं, सही है। अब टाइप्स और डेटा आपने समझ लिया। अब ये ग्रुपिंग वाले डेटा में देखें, अब देखें ये क्या है। जिस तरह मैंने उस दिन आपका साइंस का टेस्ट लिया था, अब मैं चाहूँ तो उससे एक तो ये है कि सबके नंबर जो है वो वैसे बता दूं, वैसे मैंने बताने नहीं है लेकिन वैसे बता दूं कि फलाम बंदे ने जिस तरह मेरे पास रिजल्ट आता रहे उस तरह उसको अरेंज कर लूँ जी, 40 नंबर, 42 नंबर, 37 नंबर, 85 नंबर, फिर बीच में 60 नंबर, फिर आगे 70 नंबर, फिर पीछे आ गया 45 नंबर। वो है अनग्रुप्ड। या मैं इस तरह करूं, मैं देखूं कि जी परफॉर्मेंस देखना चाह रहा हूं मैं, 1 से लेके 15 तक कितने लोगों ने नंबर लिए हैं, सबसे कम यानी कि। फिर मैं देखूं कि 16 से 30 के दरमियान कितने, फिर मैं देखूंगा 61 से 75 के दरमियान कितने लोगों ने नंबर लिया, सबसे लाइक कितने लोग हैं। तो उसके लिए मैंने ये मार्क्स का ग्रुप बना दिया पूरा। आगे मैं लिख लूं कि 61 से 75 के दरमियान 10 लोगों ने नंबर लिए हैं, 46 से 60 के दरमियान 11 लोगों ने नंबर लिए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे देखें एक बंदा है वो बजाय इसके कि उसके साथ मैं एक एक नंबर शेयर करूं जी, इस बंदे ने मेरी क्लास में इतने नंबर लिए हैं, इसने इतने लिए हैं, उसको मैं ये ग्राफ बना के दे दूं छोटा सा, वो एकदम नजर मारेगा और कहेगा जी इसकी क्लास में 1 से 15 वाले बहुत कम है, ज्यादा देखें अच्छे अच्छे नंबर लेने वाले ज्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब है ये अच्छी क्लास है। तो टेली मार्क्स मैंने आपको बता दिया कैसे लिखने हैं, ये गिनने के लिए होते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 5 5 के दो वो बना दिए हैं, 11 को ऐसे लिखते हैं, आगे एक एक्स्ट्रा हो गया था, सही है। इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। अब इस ग्रुप डेटा के अंदर से कुछ चीजें निकलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, सही है। अभी हम जा रहे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने अपने पास नोट करना है। मीन, मीडियन और मॉड, सही है। मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ये चीजें इनमें से एक एमसीक्यूज आता है। इसको कहते हैं मीन। मीन का मतलब एवरेज होता है, यानी दरमियान, एवरेज कह लें। मॉड क्या है और मीडियन क्या है। देखें, एक चीज है मीन, या इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, सही है। दूसरी चीज है मीडियन। दूसरी क्या है, एक हो गया मीन, दूसरा हो गया मीडियन। मीडियन दरमियान वाले नंबर को कहते हैं, ये तो एवरेज होती है ना, इसका दूसरा नाम है एवरेज। इसको अपनी आसानी के लिए, यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक मजमून में 10 नंबर लिए हैं, एक में 11 लिए हैं, एक में 12 लिए हैं, एक में 14 लिए हैं, एक में 15 लिए हैं। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर प्लस करके नीचे जितने मजमून है उस पर तकसीम करते हैं, वो होती है एवरेज। मीडियन क्या होता है, मीडियन समझना है आपने। मीडियन होता है दरमियान वाला नंबर, सही है। मीडियन होता है दरमियान वाला नंबर। और मोड कहते हैं जो नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा हो, ज्यादा आ रहा है एक एक उसमें, उसको कहते हैं मोड। अब मैं आपको समझाता हूँ, एवरेज आप आराम से समझ गए होंगे। एवरेज का देखें आसान सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट कह लें, या जितनी भी चीजें हैं, सही है। मीडियन होता है दरमियान वाला नंबर। देखें, ये बहुत से नंबर है ना, ये 5 भाई हैं मिसाल के तौर पे, पांच पांच भाइयों में दरमियाना कौन सा होता है, तीसरे नंबर वाला होता है ये। तो 3 क्या है इसका, 3 इसका मीडियन है, सही है। और इसका फॉर्मूला बहुत आसान से है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है ना, 5 भाई हैं या 5 टर्म्स हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, 5 हैं टोटल टर्म्स, 5 में एक जमा किया 6 और तकसीम 2, 6 को 2 पे तकसीम करें तो 3, देखें 3 निकल आया है। इसमें आपने एक एक चीज ये करनी है, आप अगर ये सीक्वेंस में ना हो, पहले 5 लिखो होता, फिर 4, फिर 2, फिर पहले उसको तरतीब में करना है, पहले तरतीब में लाना है फिर मीडियन निकालना है, वरना मसला होगा, सही है। अगर ये तरतीब में ना होते, पहले 5 लिखो होता, फिर 4, 3 आखिर में लिखो होता, तो आप कहते कि जी 4 दरमियान में, नहीं, पहले तरतीब में करना है, छोटे से बड़े की तरफ लिखने हैं, 1 2 3।
उसको जिसको हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर, उसमें लिखना है, सही है। इसमें एक और मसला भी आ सकता है। इसमें एक और मसला ये आ सकता है कि अगर ये छह चीजें हो तो फिर, अगर ये छह हो तो आप कैसे निकालेंगे दरमियान वाला? और ये फार्मूला फार्मूला डाल के भी निकाल सकते हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं कि जी दो इधर हैं तो ये दोनों दरमियान वाले हैं, तीसरा चौथा। ये भी ठीक है, आपका आंसर ठीक है। लेकिन फार्मूले फार्मूले में भी डाल दें। फार्मूला क्या था? n+1/2। छह टर्म्स हो गई, 6 + 1 7। 7/2। 7/2 क्या होते हैं? 6 + 1/2। 7/2 3.5 होता है या नहीं होता? तो 3.5 है, तो इसका मतलब है 3.5 3 और 4 के दरमियान है ना। तो 3 और 4 दोनों क्या है? दोनों मीडियन है, दोनों दरमियाने हैं। 8 नंबर हो फिर तो बहुत आसान है। देखें, 7 होता अगर यहाँ पे एक और नंबर आ जाए मिसाल के तौर पे, अब हमें पता लग गया ये चौथा दरमियान का है, तीन इसके इतने, तीन उतने, सही है। लेकिन अगर 8 इवन भी हो तो कोई मसला नहीं है, उसमें दो हो जाते हैं, सही है। दो दरमियान, 6 भाई हो तो तीसरा चौथा दोनों दरमियाने होते हैं फिर। दो उनसे बड़े होते हैं, दो छोटे। अब मोड क्या है? मोड कहते हैं जो नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा हो। अब देखें, ये नंबर था ना, इसमें सारे एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, सारे ही मॉड हैं। अगर अगर इसमें एक तीन और होता, अब कौन सा नंबर है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है? इसको कहते हैं ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। ज्यादा बार तीन आ रहा है तो तीन इसका क्या है? मॉड है। अब अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस तरह होता, दो भी दो बार आ रहे हैं, तीन भी दो बार आ रहे हैं, तो फिर दोनों मॉड होंगे, सही है, कोई मसला नहीं। इसकी एवरेज नहीं निकालनी है आपने, बस दोनों मॉड है। अब अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तीनों का फर्क, मीन, मीडियन। देखिए, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है। जितनी वैल्यूज हैं उसको टोटल कर दें, और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कि जितने नंबर लिए हैं सारे मजमूनों में उसको जमा कर लें, और जितने टोटल मजमून है उसको कर लें। उसका फॉर्मूला ये भी होते हैं। ये आपने याद रखने हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं अगर पेपर में आ जाए। x = ये होता है सम। ये जो ई का साइन होता है ना, ये सम के लिए होता है। सम ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये अपने पास नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इसको खोल के लिखें तो फिर ये हो जाएगा, तीन वैल्यूज हैं, x++x2+x3, इसी को उसने सम ऑफ x भी लिखती है, सही है। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो, ये अनग्रुप डेटा के लिए, सही है। ये जो मैंने बनाया ना, ये अनग्रुप्ड है। ये देखें, इसकी ग्रुपिंग तो नहीं हुई हुई। ये मैंने अपने से बस ये लिख दिया, इसकी ग्रुपिंग अभी नहीं हुई। जो ग्रुपिंग में, देखें, मीडियन और मॉड का मसला हल हो गया, बस ये इतना ही था। ये जो अर्थमेटिक मीन है ना, इसमें आगे एक और फार्मूला आ रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने याद रखना होगा। ये वाला फार्मूला तो अर्थमेटिक मीन का बहुत आसान है। ये है अनग्रुप डेटा के लिए। जो ग्रुप डेटा के लिए आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, सही है। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसमें एक्स कहते हैं कि ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर हैं इसके, कितने हैं इसके, कितने हैं। ये ई जो होते हैं ना, इसको सिग्मा कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये टोटल के लिए होते हैं, टोटल नंबर। और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, सही है। तो बहरहाल ये देख लें, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप डेटा के लिए मीन देखें, मीन बहुत आसान है निकालना। पांच वैल्यूज थी, पांचों को जमा कर लो, पांच से तकसीम कर लो, मीन आ गए 5/6। फार्मूले में आपने कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला बस सिर्फ देख लें, आपको पता हो कि ये फार्मूला है इसका। अब देखें, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन मैंने आपको कहा था दरमियान वाला नंबर होता है। 7 नंबर है, पहले अल्फा, पहले इसको लिखने हैं इस तरह सीक्वेंस में, छोटे से बड़ा, सही है। अब ये फार्मूले से भी निकल सकता है, आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि इसमें 8 जो है वो मीडियन है। तीन इससे पहले हैं, तीन बाद है। फार्मूले में भी डालेंगे तो वही आ जाएगा, चौथे वाला नंबर आएगा, सही है। तो चौथे वाला नंबर कौन सा है? ये 8 है। फॉर्मूले में डाल दें, n+1/2 कर दें, n+1 8 हो जाएगा, ऊपर और नीचे 2 हो जाएगा, तो चार आंसर आएगा। वो जो चार आंसर होता है उसका मतलब ये नहीं कि चार आंसर है, वो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। चार तो इसमें यही नहीं है, इसका मतलब होता है चौथे नंबर वाला दरमियानी है ये, सही है। ये देखें, अगर ज्यादा वैल्यूज हो तो, ये जब छः है तो छः में फिर दोनों दरमियानी हो गए, 8 भी होगा 10 भी होगा। मोड देखें, मोड तो बहुत आसान है, ज्यादा रिपीट जो हो रहा हो। अब इसमें देखें, तीन तीन बार रिपीट हो रहा है, पांच पांच 4 बार हो रहा है, तो इसमें 5 मोड है, सही है।
यहाँ पे कौन सा रिपीट, इसमें 8 2 बार हो रहे हैं, 9 है, 10 11 भी 2 बार हो रहे हैं, इसमें 8 और 11 दोनों मोड है, सही है। बहुत आसान है ये। 8 और 11 दोनों मोड है, अब देखें। 8 और 11 दोनों, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एक्स, सही है। अब इसमें आखिरी चीज एक रह गई है जो आपने समझनी है, कि जब मोड का मसला आपका हल हो गया, सही है, मोड और मीडियन का। अब प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं आगे ग्रुप डाटा के लिए आएगा, मीडियन 7वीं क्लास में, वो मैं आपको समझा दूंगा, सॉरी मीन, वो आपने समझना है। मोड और मीडियन इतना ही था बस, मोड और मीडियन आपने सीख लिया है, सही है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, देखें, प्रोबेबिलिटी का मतलब सादा जुबान में समझे को तो कहते हैं अमकानात, सही है। यानी कि बारिश के आज कितने अमकानात हैं, उसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, दूसरा समझने के लिए आप ये समझें कि जब टास होते हैं, क्रिकेट मैच में दो कप्तानों के दरमियान टास होते हैं, वो जो उनका सिक्का होता है उसकी एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। एक तरफ सर होता है, दूसरी तरफ दुम होती है। या आप जिस तरह हम जो है वो क्रिकेट खेलते हैं तो टास करते हैं, एक तरफ चांद होते हैं, एक तरफ मस्जिद होती है। तो जब टास्क किया जाता है तो उसमें कितने प्रोबेबिलिटी है, या दूसरे लफ्जों में कितने चांस हैं कि इसमें जो है वो चांद आएगा या मस्जिद आएगी। देखें, एक चांद है एक मस्जिद है, तो 50% चांस होते हैं, आधा, आधे चांस होते हैं कि चांद आएगा, आधे होते हैं कि मस्जिद आएगी। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चांद आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और मस्जिद आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन ये, अगर जो हम लूडो खेलते हैं, डाइस होती है, जो छक्का होता है उसको फेंकते हैं, उसके ऊपर कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। तो उसमें एक आने के कितने चांस होते हैं, 1/6। यानी कि जो नंबर पूछ रहे हैं उसको ऊपर लिखने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो 1/6। टास्क ये है तो मस्जिद आने के कितने चांस हैं, मस्जिद कितनी है टास्क के ऊपर, एक है, और टोटल कितने साइन है, 2 हैं। इस तरह 1/3, 1/4, सही है, 1/5। तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत आसान है। अब देखें, ये कह रहे कि 6 हिस्से होते हैं इसकी डाइस के, तो एक आने का चांस भी 1/6 है, दो आने का भी 1/6 है, तीन आने का भी 1/6 है, चार आने का भी 1/6 है, पाँच, छः। अगर आपसे पूछे कि इसमें जुफ्त नंबर आने का चांस कितने हैं, जुफ्त, जुफ्त इस इवन कितने हैं, दो भी है, चार भी है, छह भी है, तीन है ना, तीन जुफ्त हैं इसमें, तीन ताक हैं। तो पूछे कि जुफ्त नंबर आने का चांस कितने हैं, यानी दो या चार या छह आने का चांस कितने हैं, तो जुफ्त तीन है, तो ये हो जाएगा 3/6। 3/6 चांस है कि जुफ्त आएगा, उसको काट लें तो 1/2 भी कह सकते हैं उसको, सही है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, किस चीज के कितने चांस हैं, सही है। अच्छा, आगे मैं आपको कुछ प्रोबेबिलिटी की मिसालें दे देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको समझा दिया, हेड और टेल दोनों के चांस 1/2 होते हैं। अच्छा, यही चीजें समझा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उमर और नादिया टास्क कर रहे हैं, सही है, उसमें हेड आने का कितना चांस है, टेल आने का कितने हैं, तो जाहिर बात है 1/2 है, सही है। ये देखें, 1/2, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE भी लिखते हैं इसको। और ये इसका फार्मूला देखें, ये फार्मूला इसका ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल डिजायर्ड आउटकम। यानी कि आप जिस चीज को चाह चाह रहे हैं कि ये आए, आप टास्क फेंक रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मस्जिद आए, आपने मस्जिद उसमें किया हुआ है, वो उसको कहते हैं डिजायर्ड आउटकम, जो आप चाह रहे हैं। लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं, देखें, आप चाह तो रहे हैं, लेकिन हो क्या क्या सकता है, हो तो दोनों सकते हैं। तो जो आप चाह रहे हैं और जो हो सकते हैं, इस तरह समझ लें, ये है 1/2 प्रोबेबिलिटी। इस तरह आप जब छक्का फेंकते हैं लूडो में, आप चाह तो यही रहते हैं कि 6 आए हमेशा, या गोटी 2 से मार रही है तो आप चाह रहे हैं कि 2 आए हमेशा, लेकिन उसके चांस तो 1/6 हैं। उसमें तो एक भी आ सकते हैं, उसमें दो भी आ सकते हैं, उसमें तीन भी आ सकते हैं, उसमें चार भी आ सकते हैं, उसमें पांच भी आ सकते हैं, 6 आने का चांस एक ही है, कितने में से, 6 में से। तो आप जो चाह रहे हैं वो डिजायर्ड आउटकम है, टोटल चांस कितने हैं, वो पॉसिबल आउटकम है, सही है। तो बहरहाल, इसमें आपने एग्जांपल खुद देखनी है, कहीं मसला आ रहा हो मेरे साथ शेयर करने हैं, मुझे पर्सनल में भी भेज करें, कोई मसला नहीं है, हम इस पे सेशन भी करेंगे। आपको चीज क्लियर होनी चाहिए सिर्फ, सही है। अब देखें, ये कह रहे हैं कि जी इसमें
सदफ है, सदफ के बैग में कहते हैं कि 8 मार्बल हैं, 3 रेड हैं, 3 ग्रीन है, एक येलो है, एक ब्लू है, 8 हो गए। तो अब वो कह रहे कि जी ग्रीन के नजर आने के चांस कितने हैं, तो ग्रीन कितने हैं? एक रेड है, 3 ग्रीन है, टोटल 8 है। 8 में से ग्रीन 3 है, तो 3/8। बहुत आसान है, सही है। इसमें फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। असल चीज जो पूछ क्या रहा है वो देखनी है, सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी तकरीबन इसी तरह की चीजें इसमें, सही है। अब हमारी एक दो चीजें रह गई हैं मजीद, 7वीं में या 8वीं में। चीजें यही हैं जो आ रही हैं, सही है। तो ये बहरहाल आपका छठी की चीजें जो नहीं थी वो मैंने बता दी हैं। अब ये है, ये देखें अब 7वीं शुरू हो गई है, तो 7वीं में भी पहले मल्टीपल ग्राफ दोबारा समझा रहा है जो हम पीछे करके आए हैं। फिर लाइन ग्राफ समझा रहा है, लाइन ग्राफ हम समझ आए हैं। फिर देखें एंगल कैसे बनते हैं, वही चीजें समझा रहे हैं। इसमें एक आध चीज नहीं है, देखें अब टाइप्स ऑफ डाटा फिर समझा रहे हैं, पीछे कर आए हैं। देखें ये नए नए बच्चों के लिए होती है। बच्चे छठी से 7वीं में आते हैं, तो 7वीं में उन्हें फिर दोबारा वही चीजें समझाई समझाई जाती हैं कि ये पीछे भूल आए होंगे, पूरा साल हो गए, उनकी चीजें दोबारा ताजा हो जाएं, फिर नई चीज समझाएं उन्हें। तो हमारा तो ये मसला नहीं है, हमने तो सारी चीजें एक ही साथ करनी है, 5 सालों की चीजें मैं आपको, यानी कि जो चीजें बच्चे 5 साल में पढ़ते हैं वो मैं आपको 5 दिन में करा रहा हूँ इधर। तो बहरहाल उसके लिए फिर लाजमी होता है कि चीज़ों को इसी तरह मैनेज किया जाए, बीच में से रिपीट होने वाली चीज़ें निकाली जाए। हमारे पास टाइम कम है, पढ़ना हमने ज़्यादा है, सही है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इंशाल्लाह हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखें इसमें क्लास इंटरवल क्या होती है, ये चीज़ समझा रहे हैं। रेंज क्या होती है, तो ये चीज़ें देखें हम पीछे कर रहे हैं। दो दो नंबर लिए हैं 3 बंदों ने, 3 उसकी फ्रिक्वेंसी है, दो 3 नंबर लिए हैं 2 बंदों ने, सही है। तो ये कैसे इसको बनाएंगे? फिर क्लास इंटरवल क्या है, ये चीज आपने समझनी है। देखें हम अब मेरे पास जो है वो, मेरे पास अगर बंदे ज्यादा हैं, 100 बंदों ने टेस्ट किया है मिसाल के तौर पे, तो अब मैं 100 बंदों का अलग अलग से करूँ कि इस बंदे ने इतने नंबर लिए हैं, इसने इतने लिए हैं, इसने इतने लिए हैं। तो बजाय इसके मैं इसको तकसीम कर लूँ क्लास इंटरवल के, 53 से 57 के दरमियान कितनों ने लिए हैं, 58 से 62 के दरमियान कितनों ने लिए हैं, तो ये होगा क्लास इंटरवल, सही है। ये टोटल आ गया। 53 से 57 के दरमियान 4 बंदों ने लिए हैं, 58 से 62 के दरमियान 9 बंदों ने लिए हैं, 68 से 72 के दरमियान 13 बंदों ने लिए हैं। ज्यादा लोग लायक हैं, सही है। तो 35 बंदे थे टोटल, तो ये पूरे डाटा मैंने इधर एक जगह लिख दिया। क्लास बाउंड्री ये है कि इधर से आधा कम कर लें, इधर से आगे आधा ज्यादा कर लें, ये बाउंड्री। बहरहाल बाउंड्री के में ये चीज समझ लें। अब आपने मीडियन, इस चीज का मीडियन कैसे निकालना है अब, ये थोड़ा सा आपके लिए, मैंने आपको बताया था कि सॉरी मीन कैसे निकालने हैं। मीडियन और मॉड आपका क्लियर हो गया इंशाल्लाह। ये देखें जो दरमियाना हो वो मीडियन है, जो ज्यादा रिपीट हो रहा हो वो मॉड है। मीन का एक फार्मूला हमने पीछे सीखा है, अब ग्रुप डेटा का फार्मूला थोड़ा सा इसका मुश्किल है, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें हिस्टोग्राम समझ लेते हैं। हिस्टोग्राम नई चीज आई है। देखें बार ग्राफ हमने पढ़ा था ना, बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपने देखा होगा कि गैप होते थे। बार ग्राफ में इस तरह एक लाइन ड्रा हुई है, इधर गैप है, फिर आगे इधर ड्रा करते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर इधर करते हैं। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ये फर्क है कि हिस्टोग्राम जो होता है वो, उसमें गैप नहीं होते, सही है। मेन फर्क बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का ये देखें, एक ही आगे से दूसरी लाइन उसने ऊपर जोड़ दी है, इसी की लाइन के साथ ऊपर, फिर देखें बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। बस ये जो है वो, एक ये हिस्टोग्राम में समझ नहीं है, और दूसरी ये समझ नहीं है कि हिस्टोग्राम की जो वेट होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, सही है। पीछे मैंने आपको बताया था कि लेंथ, लेंथ से पता चलता है कितने रन्स बने हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में। यहाँ पे ये नोट कर लें, वेट ऑफ ईच बार इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द वेट और साइज ऑफ द क्लास। साइज का जितना जितनी ज्यादा साइज है उतनी ही वेट जो है उसकी वो रिप्रेजेंट करेगी उसको। लेंथ के अलावा यहाँ पे वेट का भी चक्कर है, सही है। तो ये हिस्टोग्राम में आपने चीज नोट कर लें। अब देखें हिस्टोग्राम बनाने का कह रहे हैं, तो इसमें जगह और कम लगती है। इसमें एक ही लाइन को इधर से ही दूसरी लाइन खींच लेते हैं दूसरे ग्राफ की वो। अच्छा, अब आखिरी चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अर्थमेटिक मीन। ये फार्मूला हम अर्थमेटिक मीन का पढ़ाए हैं, मीडियन मॉड भी पढ़ाए हैं, ये वाला फार्मूला पीछे पढ़ाए हैं।
अगर ग्रुप अनग्रुप डेटा हो, लेकिन ग्रुप डेटा हो तो उसके लिए कैसे करेंगे? ये ग्रुप डेटा है, इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। ये देखें, इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला याद रखें। इसके लिए अर्थमेटिक मीन ग्रुप डेटा के लिए उसका ये फार्मूला होता है, ये पूछ भी सकते हैं। उसमें क्या था? उसमें सिर्फ ये था कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसमें है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब ये एफ एक्स क्या है और एफ क्या है, ये आपने देखने हैं, आपका सवाल हल हो जाएगा। एफ एक्स क्या है देखें। ये सवाल आ गया कि 25 से 39 के दरमियान कितना डेटा है। बल्कि इससे पहले ये वाला डेटा देखें। ये 25 से 39 के दरमियान तीन बंदों ने नंबर लिए हैं, 40 से 54 के दरमियान चार ने लिए हैं, 55 से 69 के दरमियान आठ ने लिए हैं, 70 से 84 के दरमियान नौ ने लिए हैं, 85 से 99 के दरमियान छह ने लिए हैं। हमारे पास एफ भी है, फ्रिक्वेंसी एफ कहते हैं फ्रिक्वेंसी को, और क्लास भी है। सही है, ये दो चीजें तो आसान होती हैं, पीछे भी हमने देखी थी। अब आगे क्या चीजें निकालनी है हमने? हमने आगे देखें, इसमें एक चीज सिर्फ ऐड हो गई है। ये जो क्लासें हमने बनाई हैं कि 25 से 39 के दरमियान, 40 से 54 के दरमियान, जो इंटरवल बनाए हैं या जो भी कह लें, इसमें लोअर क्या है 25 है, अपर क्या है 39 है, लोअर 40 है। लोअर और अपर की एवरेज निकालनी है। लोअर और अपर की एवरेज निकालनी है। 25 और 39 के दरमियान क्या आता है? जो ज्यादा तेज हुआ वो अब निकाल लेगा जी। 25 से 39 के दरमियान 14 का फासला है, तो इसलिए 25 से 39 के दरमियान 32 होना चाहिए। 40 से 54 के दरमियान 47 होना चाहिए। 55 से 69 के दरमियान, लेकिन इस तरह भी निकाल सकते हैं, छोटे बड़े को जमा करके दो से तकसीम कर दें। देखें, अब हमारे पास नई चीज क्या आई है इसमें। हमने छोटा लोअर अपर लिख के आगे एम निकाल दिया। ये क्या निकाला है? एम निकाल दिया है। सही है, दरमियाना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकाला है अभी। वो नहीं निकाला अभी हमने, अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला अभी, मिड पॉइंट निकाला है। मिड पॉइंट निकला यार। अब देखें, क्लास वही चीज है, लोअर अपर ये वही चीज है ऊपर वाली। ये मिड पॉइंट जो हमने निकाला है इसको इधर लिखते हैं, 32 47 62 77 92। फ्रिक्वेंसी वही है जो पहले भी थी। अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये जो मिड पॉइंट निकाला है, इसको तीन इसको इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। देखें, हमने एफ एक्स मालूम करना है ना, एफ एक्स। ये जो हमने मिड पॉइंट निकाला है ना, ये इसको एक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एक्स कहते हैं। देखें, पिछले फॉर्मूले में तो एक्स हमें आराम से, पिछले फॉर्मूले में क्लासेस नहीं होती थी। सिंपल सिंपल यहाँ पे 25 लिखा होता था, इधर 40, इधर 55, तो यही एक्स है। लेकिन जब दो क्लासें हैं तो फिर एक्स क्या होगा? फिर ना ये होगा ना ये होगा, उसके दरमियान वाला एक्स होगा। तो वो एक्स, ये एक्स हमने निकाल दिया। ये 32 47 ऊपर लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन ये एक्स होता है। सही है, ये एक्स हमारे पास आ गया। एफ हमारे पास है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स निकल आएगा, जो हमारे फॉर्मूले की, जो फॉर्मूले में हमें चाहिए। देखें, एफ एफ हमारे पास पहले से था। एफ एक्स ही तो हमारे पास नहीं था जो हमने निकाला है। एफ भी था, ये एफ भी था, ये एक्स सिर्फ नहीं था। तो ये एक्स निकालने के लिए हमने इस तरह मिड पॉइंट निकाला है, यही एक्स होता है। ये एक्स जब निकल आया तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल दिया। और नीचे एफ हमारे पास है। इस तीन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये तीन नीचे लिखा हुआ है इसने, ये एफ है। सही है, असल में तीन क्या है? एफ है। तो अभी इसने देखे निकाल दिया है। मीन ऑफ ग्रुप डाटा कहते हैं इसको, मीन ऑफ ग्रुप डाटा कहते हैं। ये इसने निकाल दिया है फॉर्मूले से। 32 या तीन ऊपर जितने भी एफ एक्स आ गए हमारे पास, ये एफ एक्स आ गए हमारे पास। ये 32 प्लस 47 प्लस 62 प्लस 77 प्लस 92, एक तो इस तरह निकाल सकते हैं। नीचे फ्रिक्वेंसी को कर लें। दूसरा ये है कि सबको जमा कर लें 2025, और नीचे 30 एफ को तकसीम कर लें। ऊपर एफ एक्स ये एफ एक्स है। सही है, एफ एक्स होता है एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो दो तरीके हैं। तो बहरहाल ये जो है वो, इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सही है, ये जो ग्रुपिंग हम करते हैं इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। बहरहाल अभी हमारी काफी सारी चीजें जो है वो हमारी कवर हो गई हैं इसमें। मीन, मीडियन, मॉड, प्रोबेबिलिटी। देखें, प्रोबेबिलिटी दोबारा आ गया है। चीज को एक ही जगह अच्छे से समझ लिया करें, वही चीजें बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। अब आपने इसके कुछ देखें, ये कहता है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, ये सारा कुछ पढ़ा है। हिस्टोग्राम पढ़ा है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, ग्रुप, अनग्रुप्ड, मीन, मीडियन, मॉड। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि तकसीम कर लें, उस पर ग्रुप बना लें।
प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल, कंप्लीमेंट। अच्छा, ये कंप्लीमेंट क्या चीज़ है? देखें, कंप्लीमेंट आखिरी है तुम्हारे पास, प्रोबेबिलिटी में हमसे रहेगी थी। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आप लूडो खेलते हैं, जब लूडो खेलते हैं तो आप चाहते हैं कि 6 आए, लेकिन 6 आपकी ख्वाहिश है सिर्फ, उसके चांस 1/6 हैं, क्योंकि टोटल 6 नंबर है उसके। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। 1/6 है 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें? देखें, कॉम्प्लीमेंट हम सेट में भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि आपकी ख्वाहिश 1/6 है, और जो आपकी ख्वाहिश के अलावा हो सकता है वो 5/6 है। 5/6 कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 5/6 है तो डायरेक्ट आपको पता है कैसे आ सकता है। आपकी ख्वाहिश है कि एक ही नंबर आए जो 6 है, 1/6 आपकी ख्वाहिश है, लेकिन 5 और भी आ सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट है। यह इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, एक के अंदर से 1 में से इसको माइनस कर लें, जो आपकी ख्वाहिश है, जो डिजायर्ड आउटकम है, 1 में से 1/6 को माइनस करते हैं। यानी कि एक में से छठा हिस्सा माइनस कर लिया, तो जाहिर बात है वो सामने भी लग रहा है 5/6 आएगा, लेकिन करके भी देख लें, सही है। तो ये होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, सही है। तो बहरहाल बहुत आसान चीजें हैं, देखें, लेकिन आपको देखनी पड़ेंगी। मैंने 5 चैप्टर आपको एक ही लेक्चर में करा दिए हैं, वरना ये आप 5 अलग अलग करते तो आपका जितना टाइम लगता, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ सवाल करने की कोशिश करें, तो आपका आराम से हो जाएगा, सही है। 8वां चैप्टर भी देख लें। कहते हैं कि डेटा कलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं। आप कोई भी डेटा कलेक्ट करना चाहें, मैंने पीछे मिसाल दी थी कि गांव में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, सही है। तो उस डेटा कलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? उसमें सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन करनी होगी, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा। फिर इंटरव्यू लोगों के करने होंगे, फिर सवाल बनाने होंगे। क्वेश्चनर कहते हैं सवाल एक ही पेज पे सवाल लिख लेना जी, कितने बच्चे हैं, कितने फलां है। फिर न्यूज़पेपर, उसमें अखबारात का रोल आ जाता है, मैगजीन का आ जाता है, नेट का, आजकल नेट है, नेट बड़ा इसमें काम दे सकता है। तो ये सारे जो हैं वो, फिर देखें वही चीजें समझा रहे हैं, अनग्रुप डेटा क्या है, ग्रुप क्या है, लाइन ग्राफ क्या है, बार ग्राफ क्या है। अच्छा, ये पिक्टोग्राफ एक चीज रहेगी थी, ये नोट कर लें, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बल्कि भी आइए, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है, देखें ये पाई चार्ट या सारा पढ़ लिया ना, इसमें एक चीज है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है किसी चीज को, वो कहते हैं ना, शो मार के रिप्रेजेंट करना। यानी ये देखें, ये जो बार ग्राफ था, पाई ग्राफ था, लाइन ग्राफ था, इसमें यानी कि बहुत एक सीरियस तरीके से चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोग्राफ में तस्वीरें बनी होती हैं जी। मिसाल के तौर पे फ्रूट्स है, कितने फ्रूट्स हैं जी, सेब कितने हैं, बनानास कितने हैं, तो उसकी तस्वीरें बनाई हुई होंगी, उसको कलर किया हुआ होगा। आगे कहीं आ भी जाए तो मैं आपको बता दूंगा। पिक्टोग्राफ का सिंपल याद करें, अपने पास नोट करें कि अट्रैक्टिव वे में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसमें? अट्रैक्टिव, या दूसरा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करें, लाइवली। बस ये आपने पिक्टोग्राफ में याद रखना है। देखें बाकी वही चीजें, कॉन्टिन्यूस डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा क्या है, बार का इंतखाब कैसे करें, लाइन ग्राफ क्या है, मल्टीपल बार ग्राफ क्या है, रेंज क्या है। रेंज पीछे यानी कि रेंज का मतलब होता है कि पीछे जो हमने क्लासेस बनाई थी 10 से 15 के दरमियान, 15 से 20 के दरमियान, वो होती है रेंज। किस रेंज में रखा हुआ है, यानी आप किसी बंदा पूछते हैं कि आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो आपकी रेंज क्या है, या 10 से 15 के दरमियान खरीदना चाह रहे हैं, 15 से 20। वेरिएंस जो होती है उसमें जो चेंजिंग आ रही होती है, उसके दरमियान फर्क जो है। तो ये चीजें जो हैं, रेंज का फॉर्मूला देखें, ये होते हैं। आपसे बंदा पूछता है ना, आप ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकते हैं, मैक्सिमम आपकी क्या है, आप कहें जी 15 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं है। और मिनिमम, कम से कम कितने दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम के दरमियान जो फर्क है वो होता है रेंज, होता है, सही है। अब यहाँ पे 10 ज्यादा से ज्यादा था, 5 कम से कम था, तो ये रेंज है, सही है इसकी। तो बहरहाल इसमें वेरिएंस क्या है, वेरिएंस उनका जो, वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, सही है। वेरिएंस का एक सवाल देख लें। अच्छा, मीन, मीन का आ गया।
वही मीन दोबारा आ गया। तो बहरहाल इसमें जो चीजें हमारी ज्यादातर इसमें डेटा हैंडलिंग में कवर होगी हैं इंशाल्लाह। ये जो है वेरिएंस का फॉर्मूला है, सही है। सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स माइनस एक्स के ऊपर बार है, देखें ये एक्स क्या है, एक्स 10 है मिसाल के तौर पे। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या होगी, एक्स बार पहले निकालनी है। इसको कहते हैं डेविएशन। और ये कैसे निकलेगी, ये जो मीन है, मीन उसने पहले निकाले 18, सही है। ये जो 18 उसने मीन निकाला है, इसको निकालेंगे एक्स में से। तो बहरहाल ये कुछ चीजें जो हैं वो 10 - 18, तो ये उसका निकल आया। 10 में से 18 निकाले -8, और -8 ये फॉर्मूले में डालेंगे तो ये पूरा जो है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल आया वेरिएंस का, सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले जो है वो अब मसला ये है कि मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे ये एक्स में इस तरह की चीजें हैं नहीं, स्क्वायर रूट कैसे लिखूंगा और ये फलां फलां। तो बहरहाल ये जो दो चार चीजें रहेगी हैं इंशाल्लाह, ये अगले लेक्चर के साथ मैं आपको इसका मैं हल देखता हूँ, या इसको मैं पेज पे लिख के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब मसला ये है कि ये इस तरह की चीजें वाइट बोर्ड पे लिखने नहीं होती। ये वाइट बोर्ड है, इस पे सादा सादा सीधी सीधी चीजें होती हैं। मल्टीप्लाई का साइन भी मैंने ये इस्तेमाल किया इस पे। तो बहरहाल इसको मैं एक पेज पे लिख के, दो तीन फार्मूले हैं मजीद, आपका पूरा यानी कि कवर हो गया ये। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं, एक दो जो फार्मूले पीछे आ रहे हैं उनको मैं अब लिख के समझा नहीं सकता आपको। उसके लिए मैं इंशाल्लाह, ये देखें ये भी पढ़ रहे हैं, हिस्टोग्राम भी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी ज्यादा से ज्यादा ये क्लास इंटरवल पढ़ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी पढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें दो फार्मूले हैं। एक तो आप बुक में देख के भी नोट कर लें अपने पास, या दूसरा ये है कि मैं इस पे थोड़ा सा एक अपने पास लिख के, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन नई चीज आ गई है, दो तीन जो चीजें रहेगी हैं इसमें, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो की फॉर्म में लिख के बताऊंगा। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी ना, ये चीजें स्क्वायर रूट और इस तरह की चीजें लिखनी होती हैं इस पे। प्रोबेबिलिटी देखें दोबारा आ गया है, वही चीज है। दो चार चीजें जो नहीं हैं वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा लिख के, सही है। पेज के ऊपर लिख के उसके मैं ऊपर से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मकसद ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज समझ आ जाए। वरना मैं इसको ऊपर ऊपर से अभी समझा दूं फिर ये क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन ये सेट में भी आएगा, ये एक चीज इसमें नहीं है। अब एट की मैथ है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन चीजें ज्यादातर वही पुरानी है। ये देखें दोबारा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 1/2, 2 डाइस अगर कहता है कि 2 डाइस रोल हो, 2 डाइस एक एट अ टाइम रोल हो, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर उसमें ये फार्मूला लगता है, ये नई चीज है। ये मैं आपको अलग से इंशाल्लाह कराऊंगा, सही है। तो बहरहाल ज्यादातर चीजें इसमें हमारी कवर हो गई हैं, सही है। ये प्रोबेबिलिटी वाला सारा चल रहा है, और ये हमारा बाकी खत्म हो गया। दो चार चीजें जो फार्मूले हैं इसमें मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट है, सही है। कौन कौन से थे, ये एक वेरिएंस का था, अनग्रुप ग्रुप हिस्टोग्राम, ये सारा हमने किए हुए। ये ये चीजें मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी तरह कराऊंगा, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड करके 5-10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो खैर वहां से हो जाएगा। जो लंबा लेक्चर होता है ये अब 1.5 2 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का, वो फिर यहाँ पे करना पड़ता है।